दोस्तों, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम क्लास 11 के पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर सेकंड है, ठीक है, जिसका नाम है भारतीय संविधान में अधिकार। इसका हम पार्ट 2 करने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि पार्ट 1 मैंने जो है पहले ही आपको प्रोवाइड कर दिया है, ठीक है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जो है इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को भी देख सकते हैं, ठीक है। तो आइए सबसे पहला टॉपिक जो है स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इससे पहले जो है मैंने और जो टॉपिक्स थे और जो अधिकार थे, जैसे समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, ये सारे अधिकारों की डिस्कशन जो है मैंने प्रीवियस वीडियो में अपने कर दी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है, इस अधिकार के अंतर्गत सभी लोगों को, यानी जो भारत के नागरिक हैं, ठीक है, उनको जो है धार्मिक स्वतंत्रता दे दी गई है। यानी कि हर व्यक्ति को जो है धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। धार्मिक स्वतंत्रता का मतलब क्या है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को अपना सकता है, ठीक है। वो ऐसा नहीं है कि जो अगर जो है किसी धर्म में वो पैदा हुआ है, ठीक है, तो वो उसी धर्म को अपना नहीं, बल्कि वो किसी भी धर्म को अपना सकता है। ये धार्मिक यानी है जो है संविधान ने कहा है, ठीक है। संविधान ने ये कह दिया कि आप जो है किसी भी धर्म को अपना सकते हो, ठीक है, अपनी मर्ज़ी से। इसी तरीके से संविधान ने ये भी कह दिया धार्मिक स्वतंत्रता के लिहाज से कि अगर आप किसी भी धर्म को नहीं मानना चाहते तो आप जो है ऐसे भी जी सकते हो, यानी आप जो है बिना धर्म माने भी जो है रह सकते हो, ठीक है। इसके अलावा धार्मिक स्वतंत्रता का मतलब ये भी है कि सभी व्यक्तियों को अपने धर्म को बिना किसी रुकावट के मानने का अधिकार, यानी वो बिना किसी रुकावट के मान सकते हैं, अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं, ठीक है। और उसके अनुसार, यानी जो धर्म में बातें लिखी हुई हैं उसके अनुसार अपने आप को व्यवहार में ला सकते हैं, ठीक है। यानी पूरा आप जो है अपने धर्म को फॉलो कर सकते हैं, आपको कोई रोकेगा नहीं। नैतिकता के आधार पर, स्वास्थ्य के आधार पर या फिर लोक व्यवस्था के आधार पर जो है सरकार धार्मिक स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा सकती है। यानी कि अगर इससे संबंधित कोई मुद्दा है, ठीक है, यानी स्वास्थ्य से संबंधित कोई मुद्दा है, नैतिकता से संबंधित कोई मुद्दा है, ठीक है, तो उस पर जो है सरकार प्रतिबंध लगा सकती है। जैसे कुछ धर्म होते हैं, ठीक है, उनमें कुछ प्रथाएं होती हैं, जैसे सती प्रथा, कुछ बुरी प्रथाएं होती हैं, ठीक है, जिससे जो है दूसरों के अधिकार, जैसे मानव बलि, ठीक है, मानव को बलि पर चढ़ाया, नहीं, मानव को मारा जाता है, तो इससे क्या है, उसके जीवन के अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। तो यानी धार्मिक स्वतंत्रता पर इस स्थिति में जो है प्रतिबंध लगाया जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम भारत की स्थिति देखें तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, आपको पता ही है, ठीक है। यहाँ पे सभी धर्मों को समान माना जाता है, ठीक है, किसी एक धर्म को जो है मान्यता नहीं दी जाती, ठीक है। इसी तरीके से जो भी सरकारी पद हैं उन पर किसी भी धर्म का जो है नियुक्त किया जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा जो हमारा संविधान है, ठीक है, जो हमारी सरकार है, वो किसी एक विशेष धर्म का पक्ष नहीं लेगी, ठीक है। और हमारे देश में कोई भी राष्ट्रीय धर्म नहीं है, या किसी भी धर्म को राष्ट्रीय धर्म की मान्यता नहीं है, ठीक है। अगला अधिकार है सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, ठीक है। सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार जो है उन लोगों के लिए जो देश में अल्पसंख्यक है, यानी जो अल्पसंख्यक है, ठीक है, उनको ये अधिकार है कि वो अपनी संस्कृति की सुरक्षा करें, ठीक है। उनको अपनी संस्कृति की सुरक्षा करने का पूरा अधिकार है, ठीक है। अपनी संस्कृति को बनाए रखने का पूरा अधिकार है, ठीक है। अपनी संस्कृति की सुरक्षा के लिए अपने इंस्टीट्यूट, यानी अपनी संस्कृति के इंस्टीट्यूट खोलने की भी इजाज़त है, उनको अधिकार है। अगला जो अधिकार है वो है हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब संवैधानिक उपचारों के अधिकार में क्या है, देखिए जो भी हमारे अधिकार है, मौलिक अधिकार है, जैसे समानता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, ये जो सारे हमारे अधिकार है ना, ठीक है, इन अधिकारों को संविधान में लिख तो दिया हमने, यानी इनको जो है हमने लिख तो दिया, लेकिन इनको व्यवहार में लाना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक ये व्यवहार में नहीं आएंगे, जब तक इनका लिखा होने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए इनको व्यवहार में लाना ज़रूरी है। तो इसके लिए क्या करा है, इसके लिए एक उपाय करा है जिसका नाम है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इस अधिकार के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं कि मान लीजिए हमारे पास जो अधिकार है, समानता, स्वतंत्रता, जो भी हमारे पास अधिकार है, अगर उन अधिकारों का उल्लंघन होता है या कोई व्यक्ति ये महसूस करता है कि उसके अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है, किसी एक अधिकार का उल्लंघन किया जा रहा है, तो वो जो है इस अधिकार के माध्यम से, यानी संवैधानिक उपचारों के अधिकार के माध्यम से न्यायालय में जा सकता है, ठीक है। और जो न्यायालय है वो क्या कर सकता है, वो सरकार को जो है मौलिक अधिकार को फिर से बहाल करने के लिए, फिर से जारी करने के लिए आदेश और निर्देश दे सकता है। अब न्यायालय कैसे कैसे आदेश और निर्देश देता है वो देखिए। पहला तो कुल मिला के जो है न्यायालय जो है 5 प्रकार के आदेश देता है, ठीक है, सरकार को। ऐसी स्थिति में पहला आदेश क्या है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण में क्या होता है कि मान लीजिए कोई भी गिरफ्तार व्यक्ति है,
तो जो न्यायालय है वो जो है क्या आदेश दे सकती है कि जो गिरफ्तार व्यक्ति है उसको न्यायालय में प्रस्तुत किया जाए। यानी कि जब न्यायालय जो है किसी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने का आदेश दे, ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, ठीक है। फिर वो उसे जो है जांच करती है, उस गिरफ्तार व्यक्ति की जो है जांच करती है। अगर वो गिरफ्तार व्यक्ति जो है गैर कानूनी, मतलब उसको जो है गैर कानूनी तरीके से उसको पकड़ा गया है, ठीक है, या फिर वो निर्दोष है, ठीक है, तो उसे जो है छोड़ दिया जाता है। ठीक है। दूसरा है परमादेश। परमादेश में क्या होता है, ये इस आदेश को तब जारी किया जाता है जब न्यायालय को लगता है कि कोई सार्वजनिक पदाधिकारी, कोई भी पदाधिकारी है, वो अपने कानूनी और संवैधानिक दायित्वों का पालन नहीं कर रहा, यानी अपनी जो जिम्मेदारियां उसको जो है सही से नहीं फॉलो नहीं कर रहा वो। ठीक है। और इसके कारण इसके इस व्यवहार के कारण क्या हो रहा है कि व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, तो वो जो है न्यायालय क्या करती है, परमादेश को जारी कर देती है। ठीक है। निषेध आदेश क्या है भाई, कोई भी निचली अदालत होती है, जैसे कोई भी निचली अदालत होती है, जैसे हमारी अधीनस्थ न्यायालय होते हैं, ठीक है, वो हमारी निचली अदालतें होती हैं। तो जो निचली अदालत है, जब एक निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करके किसी मुकदमे की सुनवाई करती है, यानी कोई भी निचली अदालत है वो अपने अधिकार क्षेत्र का जो है बुरा इस्तेमाल करती है और उस किसी मुकदमे की सुनवाई करती है, तो जो ऊपर की अदालत है यानी सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, ठीक है, वो क्या करती हैं, उसे ऐसा करने से रोकने के लिए एक आदेश जारी करती है जिसे कहते हैं निषेध आदेश। ठीक है। अब देखते हैं अधिकार पर। अच्छा, देखिए, जब किसी व्यक्ति को ऐसे पद पर नियुक्त कर दिया जाता है जिस पर उसका कोई कानूनी हक नहीं है, ठीक है भाई, कोई भी व्यक्ति उसे ऐसे पद पर जो है अपॉइंट कर दिया जिस पर उसका जो है कोई एक तरीके से कानूनी हक ही नहीं था, ठीक है, इलीगल था वो, तो जो कोर्ट है, न्यायालय है, वो क्या करता है, अधिकार परीक्षा आदेश के द्वारा उसे उस पद पर कार्य करने से रोक देता है। यानी वो अधिकार परीक्षा आदेश जारी कर देता है और उसको जो है उस पद पर कार्य करने से रोक देता है। ठीक है। अगला है उत्प्रेषण रिट। उत्प्रेषण रिट क्या है कि जब कोई निचली अदालत द्वारा या सरकारी अधिकारी द्वारा बिना अधिकार के कोई काम किया जाए तो न्यायालय उसके सामने विचाराधीन मामले को उससे लेकर उत्प्रेषण द्वारा उसे ऊपर की अदालत या अधिकारी को स्थानांतरित कर देता है। यानी कहने का मतलब क्या है, उत्प्रेषण रिट क्या होता है कि मान लीजिए कोई निचली अदालत है या कोई सरकारी अधिकारी है और वह बिना अधिकार के कोई काम कर रहा है, तो न्यायालय क्या करते हैं कि जो वो काम है उस काम को जो है ऊपर की अदालतें, ठीक है, ऊपर की अदालतों को ट्रांसफ़र कर देता है। अब देखिए, जो हमारे अधिकार हैं, ठीक है, इन अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायपालिका तो है ही, ठीक है, वो न्यायपालिका के पास हम जाते हैं, लेकिन न्यायपालिका के अलावा भी कुछ ऐसी समितियां, कुछ ऐसे आयोग हैं, कमेटी हैं, ठीक है, जो क्या करती है, जो इन्हीं अधिकारों के प्रति जो है सजग रहती है और अधिकारों की सुरक्षा के लिए कदम उठाती हैं। जैसे हमारा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग है, राष्ट्रीय महिला आयोग है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है, ठीक है, ये सारे आयोग क्या है, जो है मानव अधिकारों की रक्षा करते हैं, लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए काम करते हैं। ठीक है। इसीलिए एक जो महत्वपूर्ण आयोग है जिसका नाम है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना 2000 में हुई थी, ठीक है, सन 2000 में। ठीक है। अब इसमें कौन कौन सदस्य होते हैं, देखिए, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सदस्यों में सर्वोच्च न्यायालय का एक पूर्व मुख्य न्यायाधीश होता है, ठीक है, जो सर्वोच्च न्यायालय होता है उसका एक पूर्व मुख्य न्यायाधीश, यानी पहले का मुख्य न्यायाधीश, वर्तमान मुख्य न्यायाधीश नहीं बल्कि पहले का मुख्य न्यायाधीश। ठीक है। इसके अलावा उच्च न्यायालय का एक पूर्व मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, उच्च न्यायालय जो होता है उसका एक पूर्व मुख्य न्यायाधीश होता है। और मानव अधिकारों के संबंध में ज्ञान, यानी ऐसे दो व्यक्ति, ऐसे दो सदस्य और होते हैं इसमें जिनको जो है मानव अधिकारों के संबंधों में बहुत ज़्यादा ज्ञान होता है और उनका एक व्यवहारिक अनुभव होता है, ठीक है, उनको भी इसमें शामिल कर लिया जाता है। ठीक है। अब मानव अधिकार आयोग क्या क्या कार्य करता है, देखिए, जब भी मानव अधिकार के उल्लंघन की शिकायतें मिलती हैं तब राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग खुद अपनी पहल पर या किसी पीड़ित व्यक्ति की याचिका पर जांच कर सकता है। यानी इनको जैसी खबर मिलती है कि मानव अधिकारों का उल्लंघन हो रहा तो ये फ़ौरन जो है पहुंच जाते हैं और जो है कदम उठाते हैं। ठीक है। दूसरा, ये जो मानव अधिकार आयोग के सदस्य हैं वो जो है बंदी जो यानी वो बंदी बने हुए हैं, ठीक है, यानी जो जेल के बंदी हैं, ठीक है, उन बंदियों की स्थिति का अध्ययन करने जा सकते हैं। यानी कि जो बंदी हैं उनकी कंडीशन देख सकते हैं, क्या हालत है, कैसे रखा जा रहा है उन बंदियों को, ठीक है, कैसे रखा जा रहा है ये देखने वो जा सकते हैं। मानव अधिकार के क्षेत्र में ये शोध भी कर सकते हैं और शोध को प्रोत्साहित भी कर सकते हैं। ठीक है। अगला टॉपिक है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अब ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या है, ठीक है, नीति निर्देशक तत्व यानी ऐसे अधिकार जिनके लिए न्यायालय में दावा नहीं किया जा सकता,
ठीक है, मौलिक अधिकारों से ये अलग है। क्यों? नीति निर्धारक तत्व यानी ऐसे अधिकार जो अगर सरकार चाहे तो कर दे, ठीक है, सरकार चाहे तो कर दे, लेकिन अगर सरकार उसको नहीं करे, उसको नहीं अपनाए, तो इसके लिए हम न्यायालय में नहीं जा सकते। लेकिन जो मौलिक अधिकार है, अगर उसका उल्लंघन हो जाए तो हम न्यायालय में जा सकते हैं। लेकिन ये जो नीति निर्देशक तत्व है, अगर इनका उल्लंघन हो जाए तो हम न्यायालय में नहीं जा सकते। ठीक है, अब ये क्यों बनाए गए हैं, इसका फ़ायदा क्या है? इसका उद्देश्य ये है कि लोगों का कल्याण हो। भाई सरकार पे जिम्मेदारी डाली है कि वो जो है नीति निर्देशक तत्वों का भी उसे पालन करना चाहिए, ताकि लोगों का कल्याण हो। ठीक है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिले सभी को, सभी का जीवन स्तर जो है ऊंचा हो जाए। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय शांति में हो। तो इसलिए जो है नीति निर्देशक तत्व को इसमें जो है शामिल किया गया है। अब हमारा लास्ट टॉपिक जो है वो है संपत्ति का अधिकार, लेकिन उससे पहले हम पढ़ने वाले हैं हमारे मौलिक कर्तव्य। क्या पढ़ने वाले हैं? मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य यानी नागरिकों के मौलिक कर्तव्य, यानी जो नागरिकों को करने चाहिए। ठीक है, नागरिकों को करने चाहिए। ठीक है, देखिए वर्ष 1976 में संविधान का 42वां संशोधन हुआ, और इस संशोधन से संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों की एक सूची को शामिल किया गया। ठीक है, इस सूची में कुल 10 कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है, लेकिन इन्हें लागू करने के संबंध में संविधान में कुछ नहीं कहा गया। यानी इसको जो हम फॉलो करना चाहिए हमें, लेकिन अगर किसी ने फॉलो नहीं करा तो उस पर कोई सज़ा नहीं होगी। ठीक है, पहला क्या है कि हर व्यक्ति को अपने संविधान का पालन करना चाहिए। भाई जो संविधान है उसका पालन करे। ठीक है, ये नागरिकों के मौलिक कर्तव्य हैं। देश की रक्षा करे भाई। ठीक है, सभी नागरिकों में भाईचारा बढ़ाने का प्रयत्न करे। ठीक है, भाईचारा बढ़ाने की कोशिश करे। पर्यावरण की रक्षा करे। ठीक है, ये सारे हमारे मौलिक कर्तव्य हैं जो आपकी एनसीईआरटी बुक में दे रखे हैं। ठीक है, तो इनको भी पढ़ लेना एक बार। अगला टॉपिक है संपत्ति का अधिकार। ठीक है, तो पहले ये एक मौलिक अधिकार था। ठीक है, यानी ये एक मौलिक अधिकार था, लेकिन संविधान में स्पष्ट कर दिया कि सरकार द्वारा लोक कल्याण के लिए संपत्ति का अधिग्रहण किया जा सकता है। लेकिन संविधान में क्या साफ कर दिया कि जो संपत्ति है उसको छीना जा सकता है लोगों की भलाई करने के लिए, कल्याण करने के लिए, सामाजिक कल्याण करने के लिए संपत्ति को अमीर वर्गों से छीना जा सकता है। 1950 से ही सरकार ने कई ऐसे कानून बनाए जिससे संपत्ति पर प्रतिबंध लगाया जा सके। मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व के बीच विवाद की जड़ 1900 विवाद की जड़ जो है यही अधिकार था, संपत्ति का अधिकार। क्योंकि सरकार जो है नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत लोगों का भला करना चाह रही थी, लेकिन क्योंकि ये मौलिक अधिकार भी था इसलिए लोग जो है इसका विरोध भी कर रहे थे। इसलिए क्या हुआ, 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या करा, संपत्ति के अधिकार को संविधान के मूल ढांचे का तत्व नहीं माना। ठीक है, और फिर इसके आगे की बात अगर मैं आपको बताऊं 1978 में क्या होता है। 1978 में जनता पार्टी की सरकार के द्वारा संविधान में 44वां संशोधन किया गया, जिसके द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से निकाल दिया गया। ठीक है, तो यह है संपत्ति का अधिकार। ठीक है, ये वीडियो भी यहीं पे एंड होती है। और जहाँ तक मुझे याद है कि मैंने वादा किया था कि मैं आपको क्वेश्चन आंसर भी कराऊंगा, लेकिन ये वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो चुकी है। ठीक है, तो अब जो क्वेश्चन आंसर्स हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स, MCQs, वो अगली वीडियोस में आ पाएंगे। ठीक है, तो मैं कोशिश करूँगा वो अगली वीडियो में आए। ठीक है, तब तक के लिए, क्योंकि वो अगली वीडियोस में ही आ सकते हैं, इस वीडियोस में नहीं आ सकते वो। ठीक है, तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं अगली वीडियोस में वो जो है बनाऊँगा। ठीक है, सो ये वीडियो जो है यहीं पर ही ख़त्म होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, ठीक है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।